सवाल ये है कि जब हम स्लैब को पार्शली या किसी भी पोजीशन तक इस प्लेट के अंदर इंसर्ट कर दें, और ये भी समझना कि प्लेट एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका एक डायमेंशन बी और दूसरा डायमेंशन एल है। कैपेसिटर के अंदर स्लैब को इंसर्ट करते जाएंगे और बैटरी कनेक्टेड दिखेगा, तो इस कैपेसिटर के प्लेट्स और स्लैब के बीच में कितना फोर्स लगेगा, व्हाट इज द फोर्स ऑन द स्लैब, और फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, क्या कैपेसिटर स्लैब को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह का सिचुएशन है, कहीं फ्रिक्शन नहीं है और ये स्लैब को बहुत ही स्लोली हम इसमें खींच रहे हैं। तो आप समझना इसको किस लॉजिक से हम कर रहे हैं, समझते चलना। स्लैब का थिकनेस विड्थ डी है और डाइलेक्ट्रिक के दो प्लेट के बीच का जो गैप है वो भी डी है। कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच का जो विड्थ है वो डी है और स्लैब का भी थिकनेस डी है। अभी स्लैब को एक्स डिस्टेंस हमने कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट कर दिया। अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसमें बैटरी कनेक्टेड है और स्लैब को हमने ऐसे इंसर्ट कर दिया, लेकिन बहुत ही स्लोली स्लैब को कैपेसिटर के अंदर पुश कर रहे हैं। और अभी स्लैब का एक्स डिस्टेंस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में है, और अगर ये पूरा लेंथ एल था, पूरा लेंथ ऑफ द प्लेट एल है, तो एक मिनट इधर देख लेते हैं कितना था पूरा लेंथ। हाँ, ये पूरा लेंथ यहां से यहां तक एल था, इसमें एक्स डिस्टेंस के बराबर स्लैब इंसर्ट हो चुका है। तो जितनी जगह पर स्लैब आ चुका है वो एरिया अलग है और कुछ एरिया के नीचे अभी भी एयर है। क्या ये बात आप पहचान पा रहे हैं कि स्लैब इंसर्ट करते जाएंगे तो कैपेसिटर भरता जाएगा, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कितना डिस्टेंस तक कैपेसिटर भर गया है, तो अभी एक्स डिस्टेंस तक भर गया है, यानी कितना डिस्टेंस अभी भी भरना बाकी है। आप कहेंगे जी पूरा ये वाला डायमेंशन एल था, एक्स डिस्टेंस तक आ गया, तो कितना डिस्टेंस बचा है, बोलो। एल माइनस एक्स बचा है, ठीक है क्या? यस सर। इसमें भी ऐसे ही है कि स्लैब इंसर्ट करते जा रहे हैं और फोर्स लगाते जा रहे हैं एफ, और यहां पे अभी जो खाली जगह है उसका जगह का लेंथ है एल माइनस एक्स। क्योंकि ये टू डायमेंशन दिख रहा है तो इस प्लेट का दूसरा डायमेंशन भी हमें दिख नहीं रहा, वो उसके अंदर घुसा हुआ है। तो प्लेट्स ऐसे हैं, हमको ये सामने से दिख रहे हैं, इसका ऊपर से नीचे तक का हाइट एल है, लेकिन अंदर इसकी जो डेप्थ है वो बी है, बी, तो वो दिख नहीं रही है, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद इस कैपेसिटर में मैं ये देखूंगा क्या इस समय इसका कैपेसिटेंस बता सकते हैं यहां पे। तो ये यहां से ही स्टार्ट करता हूं मैं कि व्हेन स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड between the plates up to length x, there are two capacitors थोड़ी जगह खाली है, थोड़ी जगह भरी हुई है, तो देर आर टू कैपेसिटर्स। खाली जगह में वन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इधर के, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। तो क्या हमें सी इफेक्टिव निकालना आता है उसका? क्या आपको याद है पुराना जमाना जब मैंने दो स्लैब ऐसे पैरेलल भर दिए और एक का एरिया A1 और दूसरे का एरिया A2 होता हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस D होता हो, तो हम लोग कैपेसिटेंस में लिखते थे एप्सिलॉन नॉट K1 A1 की जगह लिख दिए, देखो ये x डिस्टेंस है और ये b विड्थ है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द कैपेसिटर विच इज फिल्ड विद द स्लैब, बोलो।
ये B है, ये X है, तो कवर्ड वाला एरिया विच इज कवर्ड विद स्लैब हो गया B इंटू एक्स, K1A1 प्लस K2A2 अपॉन D। इसको सॉल्व करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, B भी दोनों जगह कॉमन आ गया, इधर KX है, इधर L माइनस एक्स है, एप्सिलॉन नॉट B बाई D L प्लस K-1 इंटू एक्स। नोट करते चलना, बहुत सिंपल है। के B बाहर ले लिया, ये KX है, ये L माइनस एक्स है, अगर X कॉमन लेंगे K-1 इंटू एक्स। अगर मैं ऐसा बोलूं कि इस स्लैब को थोड़ा सा और शिफ्ट करूं और उस शिफ्टिंग का थिकनेस dx रखो, dx बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, इसको वर्चुअल वर्क डन मेथड बोलते हैं, जिसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के साथ हम लोग सॉल्व करें। अगर हम इसको थोड़ा सा और dx डिस्प्लेस करें तो क्या इस सिस्टम का कैपेसिटेंस अभी फर्दर चेंज हो जाएगा? तो अगर आपको ये पूछा जाए कि dx के करस्पॉन्डिंग कितना कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो dc बाय dx का वैल्यू मैंने निकाला, L का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, K-1 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन K-1 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट B K-1 अपॉन D। शायद कोई डिफरेंशिएशन पढ़ जानता होगा तो वो समझ जाएगा कि मैंने डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करा, dc बाई dx। तो dc बाई dx का मीनिंग क्या है कि अगर ऐसे dx इंसर्ट करते रहोगे तो कैपेसिटेंस इस हिसाब से बदलता रहेगा, dc का वैल्यू ओवर dx आ गया, dc बाई dx। नोट करते चलना भाई, बहुत सिंपल है, स्पीड तेज। ठीक है, अब आप इस सिचुएशन को थोड़ा दूसरे स्लाइड में देखो। अगर मान लो फोर्स F लगा के इस ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी मैंने x डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचा दिया और फिर dx डिस्प्लेसमेंट और दे रहे, तो केवल dx डिस्प्लेसमेंट का सिचुएशन इमेजिन करना कि इफ external force F is applied to displace the slab slowly by dx, then अब इस सिस्टम में देखना, हम एनर्जी इक्वेशन लगा रहे हैं। देखो, हमने बाहर से फोर्स लगाया स्लोली चलाने के लिए, कुछ वैसा ही सिचुएशन है जैसे कहते थे चार्ज को इंफिनिटी से स्लोली चलाते हुए किसी पॉइंट तक ले आओ, तो हम कहेंगे जो एक्सटर्नल वर्क डन हुआ वो चेंज इन एनर्जी के बराबर हो गया। ये बात कोई समझा क्या? यस सर। ठीक है, अब यहां पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम dx डिस्प्लेस करेंगे स्लोली चलाने के लिए, तो dx डिस्प्लेस करेंगे तो ये वाला फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फोर्स भी नीचे लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो हमारा जो वर्क डन आ जाएगा वो हो जाएगा F dx, वर्क डन हो गया। इस सिचुएशन में दो लोग वर्क कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, लेकिन अगर हम स्लोली लेके आ रहे हैं तो टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा इस सवाल। तो बताना, जब हम इसको धक्का दे रहे हैं तो क्या इस सिस्टम पे बैटरी वर्क करेगा? आप कहेंगे बैटरी तभी वर्क करता है जब बैटरी चार्ज फेंकता है। हम लोग उसी टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं जिसमें ये स्लैब को dx फर्दर डिस्प्लेस किया। अगर देन देर आर टू वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन यानी जो एजेंट फोर्स लगा रहा है वो एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल वर्क डन प्लस वर्क डन बाय बैटरी, दो लोगों के वर्क से इसकी इंटरनल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी।
तो हम लिखेंगे U2 माइनस U1। अब बहुत आराम आराम से देखते जाना, बहुत सिंपल है। मान लो पहले कैपेसिटेंस थी C था, dx डिस्प्लेस करने पर कैपेसिटेंस C प्लस DC हो गया। लास्ट प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि dx के ऊपर DC कितना चेंज होता है। अच्छा बताओ, अगर बैटरी V वोल्ट की है तो पहले से जो चार्ज कैपेसिटेंस पे था वो CV था, वो चार्ज भी बदल के C प्लस DC इंटू V हो चुका होगा। समझ गए क्या? ये जो बोला समझ गए थोड़ा सा? अगर एक कैपेसिटेंस C है और बैटरी V की लगी है तो चार्ज होगा CV। कैपेसिटेंस थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है, कब? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली डिस्प्लेसमेंट dx। तो कैपेसिटेंस बदल के C प्लस DC हो गया, तो नया चार्ज C प्लस DC इंटू V होना चाहिए कैपेसिटर पे। तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो हुआ, यानी CV से C प्लस DC इंटू V बनाने के लिए dq जो चार्ज फ्लो होगा, dq चार्ज का वैल्यू वो होगा DC इंटू V, एक्स्ट्रा चार्ज। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या बता सकते हो? वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा dq इंटू V। dq इंटू V को लिख दिया DC इंटू V इंटू V, DC V स्क्वायर। ये इस तरह की बात हम पहले भी एक बार कर चुके हैं कि कैपेसिटर जब बैटरी से चार्ज होता है तो बैटरी से निकला हुआ चार्ज इंटू बैटरी का वोल्टेज मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क डन बाय बैटरी आ जाता है। ये CV स्क्वायर पहले आता था, अभी DC V स्क्वायर है, क्योंकि कैपेसिटेंस में जो चेंज हो रहा है केवल उसी इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो आप समझना, मैंने डिस्प्लेस किया dx तो मैंने वर्क किया FDX, बैटरी ने वर्क किया DC V स्क्वायर। अब इन दोनों वर्क से सिस्टम की एनर्जी में चेंज आएगा, तो हम लोग लिख रहे हैं चेंज इन एनर्जी, यानी U2 माइनस U1। इसको और देख रहे हैं, ये देख लिया, अब इसको देख रहे हैं। तो U2 माइनस U1 का वैल्यू भी बहुत स्मॉल होगा और वो हो जाएगा हाफ DC V स्क्वायर। थोड़ा सोचो, पहले कैपेसिटेंस C था और बैटरी V था तो एनर्जी रहा होगा हाफ CV स्क्वायर। बाद में कैपेसिटेंस C प्लस DC हो गया और वोल्टेज V हो गया तो एनर्जी हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर में C प्लस DC इंटू V स्क्वायर। और दोनों एनर्जी का डिफरेंस लेंगे तो हाफ CV स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हाफ DC V स्क्वायर। आप थोड़ा ध्यान दे पाना, ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये केवल उसी इंटरवल के लिए जब बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है dx, और इस सिचुएशन में कोई भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो वॉट एवर चेंज इज देयर इज ओनली इन द एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द सिस्टम। दो वर्क हुए, dw एंड FDX। तो अब दोनों को अगर ऐड करके लिखूं तो क्या ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक्सटर्नल वर्क डन की जगह लिख दिया FDX प्लस इस बैटरी के वर्क डन के लिए लिख दिया DC V स्क्वायर और एनर्जी चेंज के लिए लिख दिया हाफ DC V स्क्वायर। इसको इधर भेज दें तो FDX का वैल्यू आया माइनस हाफ DC V स्क्वायर, dx से डिवाइड कर दिया तो आया 1/2 DC बाय DX V स्क्वायर। पिछले ही स्लाइड में मैंने DC बाय DX का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया था, माइनस में आ रहा आंसर। तो फोर्स का आंसर आया माइनस हाफ एप्सिलॉन नॉट B बाय D इंटू K माइनस 1 इंटू V स्क्वायर। ये हमारा आंसर आया। ये आंसर बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ x है। D इज द टोटल विड्थ ऑफ द प्लेट्स, इसमें x कहीं नहीं आ रहा। इससे हमें यह पता चला कि ये जो फोर्स लग रहा है ये कांस्टेंट है। दूसरी बात, सवाल में एक्सटर्नल फोर्स नीचे की तरफ लगाया गया है और आंसर नेगेटिव आ रहा है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स का असली डायरेक्शन क्या लेना पड़ेगा, इनटू द प्लेट और अवे फ्रॉम द प्लेट्स? बोलो सर अवे। अगर हमने कैपेसिटर पे लगाने वाले एक्सटर्नल फोर्स को अवे फ्रॉम द प्लेट लेके स्लोली डिस्प्लेस किया है
इसका मतलब प्लेट्स इस स्लैब को किस तरफ फोर्स लगा रहे होंगे। जैसे मुझे बाहर फोर्स लगाना है तो स्लोली जाएगा, तो कैपेसिटर के प्लेट्स किस तरफ फोर्स लगा रहे होंगे जिससे कि मुझे पता है हमको तो उसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए तो लगाना है। गेम समझ रहे हो? जैसे अगर मैं कहूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आपको एक ऑब्जेक्ट को स्लोली ग्राउंड पे, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे लेके जाना है, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे स्लोली लेके जाना है, तो तुम फोर्स किधर लगाओगे? तो आप कहते हो जी जाना तो नीचे है लेकिन फोर्स ऊपर लगाना पड़ता है, एमजी को बैलेंस करने के लिए फोर्स ऊपर लगाना पड़ता है, इसका मतलब एमजी उसको किधर खींच रहा है? नीचे, तो तुमको अपोजिट लगाना पड़ता है। ऐसे ही इस सवाल में भेज रहे हैं इस स्लैब को नीचे, लेकिन फोर्स लगाना पड़ रहा है ऊपर, इसका मतलब है स्लैब पे ऑलरेडी एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो उसको नीचे खींच रहा होगा। तो बताइए, मेरा फोर्स आउटवर्ड आ गया, तो प्लेट्स की वजह से इस स्लैब पर फोर्स किधर होगा और कितना होगा? बिकॉज वी आर मूविंग इट स्लोली। तो नेट फोर्स ऑन द स्लैब इज दिस मच ओनली, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू एक्सटर्नल फोर्स। आप खेल समझ गए? जैसे एक पॉजिटिव के सामने नेगेटिव चार्ज हो और तुमको कोई कहे कि इंफिनिटी से इस नेगेटिव चार्ज को फील्ड में लाके रखो और ये बताओ कितना वर्क एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे यार पॉजिटिव चार्ज के सामने नेगेटिव चार्ज तो अपने आप ही अट्रैक्ट होकर आ रहा है, तो उसमें मेरी क्या जरूरत है, मैं छोड़ देता हूं पहुंच जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? स्लोली लाना है। तो जब अंदर ला रहे होगे फील्ड में तो तुम फोर्स किधर लगा रहे होगे? बाहर की तरफ। इसका मतलब उस पर कैसा फोर्स लग रहा होगा? अट्रैक्टिव। गेम समझ गए? जो एक्सटर्नल एजेंट लगाएगा उसका अपोजिट आंसर लिख देंगे। एक्सटर्नल एजेंट का आंसर आया आउटवर्ड फोर्स, इसका मतलब है स्लैब पे प्लेट्स की वजह से किधर लग रहा है फोर्स? सर अंदर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स। वैसे भी आपको पता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट होती हैं और इधर नेगेटिव चार्ज प्लेट होती है, लेकिन स्लैब में इधर इधर नेगेटिव चार्ज इंडक्शन से आता है या पोलराइजेशन से आता है, इधर बाउंड चार्ज पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही बनेगा। तो फोर्स का ये आंसर ये फेमस है, फोर्स इसका आया डायरेक्ट वो किसके लिए आया सर? वो किसका फोर्स है क्या सर? जो ये फाइनली फोर्स का जो आंसर आया वो किसका है मतलब? ये नेट फोर्स ऑन द स्लैब बाय कैपेसिटर प्लेट्स। ओके सर, मतलब जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। हाँ, जैसे अगर मैं अपना फोर्स नहीं लगाऊं तो भी ये स्लैब अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। टू मूव द स्लैब स्लोली हमको फोर्स किधर लगाना पड़ रहा है? बाहर की तरफ। ये एक सॉल्ड एग्जांपल है एचसीवी में, ये एक जेई एडवांस का ही सवाल है, काफी टाइम पहले पूछा था। अगर इस सवाल में देखो, मैंने जब कहानी स्टार्ट की तो आपने पहले स्लाइड में देखा, लिखा केस 1 वोल्टेज सोर्स रिमेन्स कनेक्टेड, यानी कि बैटरी V वोल्ट की है जो मैंने कनेक्ट करके इस स्लैब को इंसर्ट करना स्टार्ट किया, या स्लैब और प्लेट के बीच में फोर्स तब पूछा जब बैटरी कनेक्टेड थी। क्या हम दूसरा केस सॉल्व कर पाएंगे जिसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है और कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज्ड है? अगर एक कैपेसिटर केवल चार्ज था और उसके प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया, लेकिन इंसर्ट करने से पहले कैपेसिटर पे ऑलरेडी चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू बैटरी से चार्ज करके दे दिया था, लेकिन बैटरी हटा दी। अगर ऐसा सिचुएशन हो
और दो प्लेट्स के बीच में एक ऐसा स्लैब इंसर्ट करते हो तो कैसे करेंगे, तो भी सिचुएशन यही है। बट पिछली बार हमने जब फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस किया था dx, तो dc बाई dx का वैल्यू आया था एप्सिलॉन नॉट b बाय d इंटू k माइनस 1, ये आया था। अभी भी यही रहेगा, कैपेसिटेंस में चेंज चार्ज और बैटरी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर हम फोर्स लगा के अब डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में कितने फोर्सेस हैं जो वर्क, मतलब कितने लोग हैं जो वर्क करेंगे। एक मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, मैं वर्क कर रहा हूं, और दूसरा बैटरी होता जो वर्क करता, लेकिन इस सिचुएशन में बैटरी नहीं है, तो ये केस 2 है। बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर। तो एक ही वर्क है, तो हम लिखेंगे एफ डी एक्स इक्वल टू डी यू। तो एफ डी एक्स की जगह लिख देंगे डी यू बाई डी एक्स। अब इसको देखो तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई 2c में लिख देता हूं। ऐसा क्यों, बताओ कोई? क्यू स्क्वायर बाई 2c क्यों लिखा, हाफ सी वी स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? सर क्योंकि चार्ज कांस्टेंट रहेगा। हाँ, तो हमने du बाई डी एक्स का वैल्यू निकाला तो आया क्यू स्क्वायर बाई 2, 1 बाई सी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 बाई सी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स। कोई डिफरेंशिएशन जानता है? तो क्यू स्क्वायर बाई 2, अब ये du बाई डी एक्स डायरेक्ट हमारा आंसर बनेगा, और c की जगह लिख दिया एप्सिलॉन नॉट b बाई डी एल प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स का होल स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट b बाई डी इंटू के माइनस 1। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको दिखेगा कि अब की फोर्स कांस्टेंट की तरह से नहीं आ रहा, ये आंसर नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है आंसर अभी भी नीचे वाला डायरेक्शन में नेगेटिव आंसर आने का मतलब है कि फोर्स अभी भी अट्रैक्टिव है। तो कैपेसिटर प्लेट्स विल अट्रैक्ट द स्लैब विथ फोर्स F, और F का वैल्यू ही हमने ये लिखा क्यू स्क्वायर बाय 2c स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट b बाय d के माइनस 1। ये c जो है खुद फंक्शन ऑफ x है, तो ये हमको अलग से b बाय डी एल माइनस एल प्लस के माइनस। तो जैसे जैसे स्लैब इंसर्ट करते जाएंगे कैपेसिटेंस का वैल्यू बदलता जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा तो क्यू स्क्वायर बाय 2c स्क्वायर का वैल्यू घटता जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ तो पता चलेगा आपको क्या हुआ। तो इस सवाल में और पिछले सवाल में थोड़ा डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में ये जो क्यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर था ये वी स्क्वायर था और वो कांस्टेंट था, तो वी स्क्वायर कांस्टेंट था, इसलिए फोर्स का आंसर बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा था, ये जो एप्सिलॉन नॉट बी बाय 2d के माइनस 1 इंटू वी स्क्वायर। इसमें अभी वी स्क्वायर की जगह क्यू बाई सी लिखेंगे तो क्यू कांस्टेंट है और सी का वैल्यू वेरिएबल हो गया। खेल समझ में आया क्या? तो पिछले क्वेश्चन में, पिछले पार्ट में जो फोर्स का आंसर था वो कांस्टेंट था, इसमें फोर्स का आंसर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल। वेरिएबल है, और किसके साथ वेरिएबल है, मतलब कैसा फंक्शन बन गया? 1 बाई एक्स स्क्वायर जैसा फंक्शन बन रहा, दिख रहा है क्या? यस सर। इनवर्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन बन रहा है, यानी कि जैसे जैसे स्लैब को इंसर्ट करते जाओगे फोर्स का फर्दर वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। वहां पे फोर्स कांस्टेंट था, स्लैब इंसर्ट करते जा रहे चार्ज भी बढ़ता जा रहा है, स्लैब इंसर्ट करते जा रहे चार्ज बढ़ता जा रहा है। ये कुछ वैसे ही है, जितना स्लैब बाहर है
उसके ऊपर ही इफेक्टिव फोर्स का वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट बन रहा है। जो स्लैब का पार्ट ऑलरेडी अंदर आ चुका है उस पे कैपेसिटर प्लेट लेफ्ट राइट में ही फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ, ये जैसे जैसे पार्ट अंदर जाएगा, जैसे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इनके बीच में फोर्स यहां पे ना ऐसे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लगने लगेगा, तो फिर डाउनवर्ड फोर्स का कंपोनेंट थोड़ा कम होता जा रहा है। समझ गए क्या? तो जितना स्लैब बाहर है उतना अट्रैक्शन नीचे की तरफ बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे स्लैब अंदर आता जा रहा है चार्जेस लेफ्ट राइट में आते जा रहे हैं, तो लेफ्ट राइट का फोर्स बढ़ रहा है, डाउनवर्ड कंपोनेंट घट रहा है। जो भी तो इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने ये सीखा कि अगर किसी स्लैब को कैपेसिटर प्लेट के बिल्कुल नजदीक भी रख दोगे तो भी अट्रैक्ट होके अंदर चला जाएगा। एचसीवी में 4-5 सवाल इस तरह के दिए हैं। किस तरह के? इस तरह के, इस तरह के। देखिए क्या कर दिया उन्होंने, स्लैब को थोड़ा सा ऐसे इंसर्ट कर दिया और ऐसे करने के बाद यहां पे एक स्प्रिंग लगा दिया और बोला स्प्रिंग का कितना इलोंगेशन हो जाएगा जिससे कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब बैलेंस रहे। सवाल समझ गए आप? तो हम लिखेंगे स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स F निकाला ये नीचे लग रहा है और शायद mg भी नीचे लग रहा है, तो mg प्लस ये फोर्स इक्वल टू kx करेंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या? एक साइड बैटरी मतलब अलग अलग ऐसे लिख दिया कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो दो कैपेसिटर के बीच में फंसा दिया, एक कैपेसिटर अपनी तरफ खींच रहा है दूसरा कैपेसिटर अपनी तरफ खींच रहा है। तुमको पूछा है कि भाई स्लैब का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक कैपेसिटर अपने बैटरी के हिसाब से फोर्स लगाएगा, दूसरा कैपेसिटर अपने बैटरी के हिसाब से फोर्स लगाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे नेट फोर्स से, तो आंसर आ जाएगा। जो मैं बता रहा हूं बहुत सिंपल सिचुएशन है, बस ये फॉर्मूला आपको पकड़ के चलना है तो इससे फोर्स का सवाल सॉल्व हो जाएगा। तीसरा, अगर इस स्लैब को बिल्कुल ऐसे बाहर से छोड़ दिया तो ये स्लैब समझ लो हॉरिजॉन्टल में है। मान लीजिए एक कैपेसिटर के दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, उसके बीच में बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे एक स्लैब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का हमने छोड़ दिया, यहां बैटरी लगा दिया है। तो आप बताओ ये स्लैब को छोड़ देंगे तो फोर्स इसको अंदर खींचेगा, फोर्स बाय प्लेट जो है अंदर खींचता है, फोर्स का आंसर हमें पता है। तो इसको अंदर छोड़ देंगे तो ये एक्सेलरेट करते हुए अंदर यहां तक पहुंचेगा, लेकिन तब तक इसके पास वेलोसिटी आ जाएगा तो उसी वेलोसिटी से आगे चला जाएगा। जब आगे चले जाएगा तो प्लेट वापस खींचेगा, इसको वापस खींचेगा तो आगे चल के रुक के फिर वापस आ जाएगा, तो फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, तो ये कैसा मोशन हो जाएगा? टू एंड फ्रो। हाँ, टू एंड फ्रो हो जाएगा। तो इसको क्या बोले, मतलब इसमें टाइम पीरियड निकालना है मुझे, तो इसको क्या SHM बोलेंगे? यस सर। SHM नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जब फोर्स कांस्टेंट होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, फोर्स कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे ये तो ऑसिलेशन है, SHM नहीं। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए तभी SHM होता है। तो हम लिखेंगे कि अगर मान लो ये डिस्टेंस L है जिसको ट्रैवल करके आना है, तो L डिस्टेंस चलने का टाइम हो गया ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से t का वैल्यू √2L/a, √2L/a। L डिस्टेंस आया, पहले बाहर से अंदर आया फिर अंदर से बाहर गया, फिर बाहर से अंदर आया फिर अंदर से बाहर गया, यानी कि 4 बार L डिस्टेंस चलेगा तो टाइम पीरियड हो जाएगा 40। ये कुछ वैसा है जैसे साइड से पेंडुलम छोड़ दो लेकिन पेंडुलम SHM ना करता हो, तो यहां से मीन पोजीशन तक आने का टाइम निकाल लोगे और फिर उसी को 4 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि मीन एक्सट्रीम से मीन आएगा फिर मीन से दूसरा एक्सट्रीम जाएगा फिर वहां से वापस आए फिर वापस जाएगा,
दैट मीन्स 4a चलता है, तो टाइम पीरियड 4t हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में बेस्ड कुछ डायरेक्ट सवाल हैं जो हम कर सकते हैं, उसको मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन अगर स्लैब पूरा इंसर्टेड हो ऑलरेडी और स्लैब वाला केस हो बिना बैटरी का, तो फिर 1/x² का फंक्शन का है फोर्स, और उस केस में शायद SHM हो पाएगा। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए शायद इसको एक बार ट्राई करेंगे। चलिए आगे बढ़त है। अब हमारा नया सवाल है, ये देखो नीचे जो लिखा है फंक्शन, इसको जरा, हाँ जी, हाँ सर, एक बार सर लास्ट स्लाइड एक बार सर। हाँ सर, हो गया, थैंक यू। अब जो मैं नया सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूं वो वही है जिसके लिए क्लास बुलाई थी, कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वेरिएबल हो जाए, तो मैं आपको दो सिचुएशन बता रहा हूं जिसमें या तो वेरिएबल फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2 होगी, या फिर वेरिएबल होगी प्लेट के पैरेलल। देखो, अगर हम पहले एक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में स्लैब भर दे और स्लैब का कांस्टेंट के वेरिएबल हो, कैसा वेरिएबल है, देखो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है, वो फंक्शन आप साइड में लिख लो, स्लैब बना लो, कैपेसिटर बना लो और फंक्शन लिख लो। अब आप देखना, इस स्लैब में, मतलब इस कैपेसिटर में एक प्लेट को x इक्वल टू 0 और दूसरे प्लेट को x इक्वल टू d बोल रखा है। एक प्लेट x इक्वल टू 0, दूसरा d। तो आपको ये वेरिएशन समझ में आ रहा है कहां से कहां तक है। अगर मैंने इधर से इधर चलने को x एक्सिस बोला हुआ है, तो लेफ्ट वाले प्लेट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पे k1 है। देखो फंक्शन देखना, k1 प्लस k2 माइनस k1 x बाई डी, यानी इस लेयर का, पहले लेयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 है, और आगे चलते चलते ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू लीनियरली बढ़ के k2 हो गया। ये y इक्वल टू mx प्लस c लिखा हुआ है, पहचान में आ रहा गया। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू लीनियरली नहीं हो कि कोई और फंक्शन दिया जाए, कुछ और दे, तो जो दे देगा वो दे देगा, हमें क्या मतलब है, वो जो देगा वो वही यूज करना है। बट इन दिस केस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्लैब के बीच में रिलेटिव परमिटिविटी इज लीनियरली चेंजिंग फ्रॉम k1 टू k2। डायरेक्टली ये बोल भी सकता था कि इस लेयर पे k1 है, वहां ऐसे आगे चलते जा रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदलता जा रहा है, तो यहां पे जाके, तो जब भी x एक्सिस इधर की तरफ, यानी कि हॉरिजॉन्टल में x एक्सिस बना दिया, तो आपको सारे वेरिएशन इसी x के रिस्पेक्ट में लेने। यानी कि अब हम एक पतला सा लेयर कट करेंगे, वो कहां पे कट करेंगे, अगर फंक्शन x का है तो कहां पे जाके कितने थिकनेस का कट करेंगे, x डिस्टेंस जाएंगे, कहां से, x इक्वल टू 0 से x डिस्टेंस जाएंगे और dx कट करेंगे। तो ये x एक्सिस लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। चलिए बताना, यहां साइड से x डिस्टेंस गए, साइड से x डिस्टेंस अंदर गए और एक पतला सा लेयर कट किया है। देखो पतला लेयर कट किया, कितने थिकनेस का, dx का। अब इस पतले लेयर को अगर खींच के बाहर निकाल लो तो ऐसा लगता है ब्रेड के पैकेट में एक स्लाइस जो होती है वैसी दिख रही है, कुछ समझे क्या। एक बड़ा सा ब्रेड का पैकेट, उसके एक स्लाइस निकाल ले तो एरिया ऑफ द स्लाइस वही दिखेगा जो प्लेट का एरिया है ना। प्लेट का अगर जैसे ब्रेड का क्रॉस सेक्शन ए है तो हर स्लाइस का क्रॉस सेक्शन ए ही दिखेगा, बट थिकनेस आगे चलने पे dx dx हो गए। तो अगर इसको मैंने L इंटू बी या एरिया ए ले लिया तो एक स्लाइस जो बाहर निकालेंगे उसका एरिया भी ए होगा, लेकिन उसका डिस्टेंस d की जगह dx होगा। ये इतना पतला है कि इस जगह पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k का वैल्यू इस फंक्शन से हम डिपिक्ट कर सकते हैं। तो इस अकेले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला जा सकता है, इस अकेले का कैपेसिटेंस निकाला जा सकता है
क्योंकि इसके लिए k का एक वैल्यू है विच इज गिवन इन दिस फंक्शन, और इसका थिकनेस भी हमें पता है, इसका एरिया भी हमें पता है। लेकिन ऐसे ऐसे सारे पतले पतले लेयर्स सीरीज में है या पैरेलल में? सीरीज। तो ये प्लेट के परपेंडिकुलर चलने पर dx बनाया है, सब सीरीज में है, क्योंकि ऐसे हमने बोले थे कि ये जो पतले लेयर होते हैं जो प्लेट के पैरेलल स्लैब्स बनते हैं वो सब सीरीज बनाते हैं। तो हम लोग इसका कैपेसिटेंस लिख रहे हैं यहाँ डीसी। डीसी का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी, डी की जगह लिख दिया dx, तो 1/c इफेक्टिव इज इंटीग्रेशन 1/dc। अभी ये 1/dc को इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सीरीज में 1/c1 प्लस 1/c2 ऐसा ही ऐड होता है, तो सीरीज है इसलिए रेसिप्रोकल को इंटीग्रेट कर दी। तो रेसिप्रोकल को लिख दिया dx अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, और एरिया a है, और d की जगह लिख दिया k1 प्लस mx, वो समझ जाना mx प्लस c है, इसको m ले रखा है स्लोप। इंटीग्रेशन करना आता है, अरे मुझे ही नहीं आता लग रहा। ये dx अपॉन 1/mx है, तो 1/m ln k1 प्लस mx का वैल्यू 0 to d। K1 और K2 क्या है? अरे भैया, ये इस लेयर पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 है और इस लेयर पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदल के k2 हो गया। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदल रहा होगा तभी तो ये सवाल बना रहे हैं। चलो मैं यहां लिख देता हूं पहले, स्लैब ऑफ लीनियरली वेरिएबल k is kept inside। अब लीनियरली है k changes from k1 to k2। ये देखो दो सवाल हो सकते हैं। एक, ये जो फंक्शन है ये मैं बना सकता हूं। कोई अगर आप मुझे लीनियर फंक्शन बोल दोगे ना तो मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फंक्शन खुद बना सकता हूं। तो मैंने इसलिए इसको अलग से लिखा है कि बहुत बार मैंने ये सवाल ऐसे देखा कि फंक्शन कोई नहीं दिया, लिख दिया कि इधर k1 है उधर k2, बीच में लीनियर वेरिएशन है, तो ये फंक्शन क्या बना, ये हमने खुद बना दिया। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k किसी फंक्शन के हिसाब से चेंज हो रहा है और वो फंक्शन दिए हुए हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इक्वल टू k नॉट साइन पाई एक्स बाई डी। आप इसको देखो, क्या ये लीनियर वेरिएशन है? अब इसमें x का वैल्यू 0 से d तक बदलना है हमें, 0 से d तक। क्या ये साइन थीटा का फंक्शन हो गया सिंपल? तो जो फंक्शन दिया होगा उसको यहां पे रख पाओगे क्या? फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन ये 1/sin थीटा का कहानी हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कुछ समझे क्या? सर वो k इक्वल टू k नॉट वाला वापस बता दीजिए ना। क्या क्या क्या? k इक्वल टू k नॉट साइन फाइव एक्स बाई डी वापस बता दीजिए ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे वेरिएबल है, स्लैब के बीच में चलने पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदल रहा है, लेकिन कैसे वेरिएबल है ये हम थोड़ी ना डिसाइड करेंगे, ये कौन डिसाइड करता है?
मतलब कोई भी चीज वेरिएबल दी हुई है कि भाई ये तो कांस्टेंट है, ये तो वेरिएबल है, तो ये कैसे डिसाइड होता है कि कैसा फंक्शन पे वेरिएबल है? कौन डिसाइड करेगा? तो सवाल पूछने वाला डिसाइड करेगा ना भाई। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें बोलेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लीनियरली वेरिएबल, तो हम लोग अभी जो सवाल कर रहे हैं उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा वेरिएबल है? लीनियरली वेरिएबल है। तो लीनियरली वेरिएबल में एक ऐसा सिचुएशन होता है कि इवन इफ यू डू नॉट गिव मी फंक्शन, ओनली गिव द लिमिट्स। जैसे बोला ये x इक्वल टू 0 पे k1 है और x इक्वल टू d पे k2 है, केवल इतना बोल दोगे फंक्शन हम खुद बना लेंगे। लेकिन अदर वेरिएबल्स की फंक्शन भी हम ही बना सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर हमको देना पड़ेगा कि किस तरह का फंक्शन वेरिएशन करना चाहते हो। जैसे कोई कहता नहीं हम चाहते हैं एक्सपोनेंशियली वेरिएबल हो जाए, तो फिर कोई फंक्शन दिया होगा एक्सपोनेंशियल, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में पावर के आगे कांस्टेंट क्या है और नंबर पे कांस्टेंट क्या है ये हमें नहीं पता। तो मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया कि एक एग्जांपल ऐसा दिया है कि k इज इक्वल टू k नॉट साइन पाई एक्स बाई डी। अब इसमें बताओ अगर मैं यहां से x का वैल्यू 0 से लेकर d बदलता रहूंगा तो ये कांस्टेंट k बदलता दिखेगा कि ये कांस्टेंट k कांस्टेंट ही रहेगा? बदलेगा। बदलेगा। तो वही एग्जांपल मैं ले रहा हूं। तो आपको क्या वेरिएशन फंक्शन दिया है ये सोच के हम रोएंगे, या हमको कोई भी फंक्शन दिया बस हम उसको लिखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे? मतलब अगर ये वेरिएशन ऐसे दे दूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इक्वल टू k नॉट ई रेज टू पावर x बाई डी, ऐसा दे दिया। अब इसमें x का वैल्यू वेरिएशन है 0 से d तक, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वेरिएबल हो गया कि नहीं हो गया? अब ये अगर वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया तो हम ये सोच के रोएंगे कि ये फंक्शन कहां से आया, ये क्यों लिख दिया है? कि हम कहेंगे जो भी फंक्शन तुम्हारा देना तुम दे सकते हो भाई, तुम जो भी दोगे हम यहां एप्सिलॉन नॉट के ए में इस के का वैल्यू रखेंगे, रेसिप्रोकल करके इंटीग्रेट करेंगे। आप प्रोसेस सीखो ना, आप इसमें क्यों रोते हो कि सर ये फंक्शन कहां से आ गया? अरे यार गलत डायरेक्शन में आप एनर्जी लगाने लगते हो कि सर हमको क्या, ये कहां से आया, ये क्यों है, हमको कैसे पता चलेगा ये है? हमको नहीं पता चलेगा, सवाल देख के पढ़ना पड़ता भाई क्वेश्चन। ये क्या सवाल पूछ रहे हो यार, झंडू सवाल पूछ रहे हो तुम लोग। तो हमारी सारी एनर्जी यही बताने में जा रही है कि ये लीनियर वेरिएशन दिया हुआ था सवाल में, तुम लोग ने गलत डायरेक्शन में क्वेश्चन ही मोड़ दिया। अब इसमें लिमिट मैंने रख दी है, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, मुझे इसके आगे सॉल्व नहीं करना चाहिए। मतलब अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं ये तो लानत की बात है भाई। अगर ये रेसिप्रोकल को इंटीग्रेट करके टोटल कैपेसिटेंस बनाना है और इसमें कोई भी फंक्शन है, ये जो k है कोई भी फंक्शन मैंने रख दिया, तो जो फंक्शन रख दिया उसको इंटीग्रेट करना मेरा काम है ना, वो थोड़ी ना सवाल करके देगा मुझे यार। करो इंटीग्रेशन, अगर नहीं आता होगा तो छोड़ देना। m की जगह लिखा है d अपॉन k2 माइनस, मतलब आप लोग ये लीनियर फंक्शन नहीं पकड़ पा रहे हो, कमाल है। इसमें d रखोगे k2 आ जाएगा, ये रखोगे k1 आ जाएगा। ये हमारा 1 अपॉन c इफेक्टिव है। अगर इससे c इफेक्टिव का आंसर बनाया तो एप्सिलॉन नॉट a k2 माइनस k1 अपॉन d, और फिर नीचे ही है ln b। भाई क्लास तो देखो कौन सी चल रही है, क्लास चल रही है, हम कह रहे हैं वेरिएशन वाले सवाल कर रहे हैं, वेरिएशन वाले, वेरिएशन दे दिया तो तुम लोग कह रहे हो ये वेरिएशन कहां से आया सर, साइन थीटा का वेरिएशन बताओ। अरे मैं क्यों बताऊं यार, वो तो फंक्शन में दिया रहेगा, लगाओ, प्रोसेस सीखो ना। यही पकड़ना है कि x किधर दिया है क्वेश्चन में, फंक्शन तो दिया ही होगा x या y या z के रिस्पेक्ट में, लेकिन x y और z किधर है? जैसे इसमें जब प्लेट का नाम x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू d लिख दिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि x अभी प्लेट से प्लेट ही बदल सकता है, यानी फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट इफ आई मूव I get different values of x from 0 to d. That means if a variable
variation of dielectric constant is given as a function of x, I need to make a patla slab between the plates. लिमिट्स रखना खुद भाई, नीचे वाले में जरा x का वैल्यू 0 रखो, देखो k का वैल्यू k1 आ जाता है, और x का वैल्यू d रखोगे तो k का वैल्यू k2 आ जाता है, उसी से बना ही है ये वेरिएशन भाई। अब मैंने गलत जगह सॉल्व कर दिया है, लेकिन अब मैनेज करना। ये पतला स्लैब है जो बाहर निकाल के मैंने बनाया था। ये पतला स्लैब का एरिया A है, थिकनेस dx है। अभी मैं फिर से क्वेश्चन कर रहा हूं, आप खुद इसको सॉल्व करना, ध्यान से देखते जाना क्या हो रहा है। स्लैब है x इक्वल टू 0, यहां गलत लिख दिया भाई, यहां लिख रहे हैं ये जो एरिया ऑफ द प्लेट है, थोड़ी देर के लिए इसको L इंटू बी। प्लेट की हाइट आपको 0 टू L दिख रही है क्या? देखो प्लेट की हाइट फ्रॉम 0 टू L, लेकिन अभी x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L लिख दिया, तो इसका मतलब है x वाला जो एक्सिस है अब प्लेट के अलोंग चल रहा है। तो अगर कोई कहता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कांस्टेंट के x के साथ बदल रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में वेरिएशन लेफ्ट से राइट ले रहे होंगे या नीचे से ऊपर की तरफ जाने पे ले रहे होंगे? बोलो सर नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर। तो मान लीजिए वही फंक्शन मैं अब की दोबारा दे दूं और मैं बोलूं इफ k एज अ फंक्शन ऑफ x इज गिवन एज k2 माइनस k1 x बाई डी। ये फंक्शन हमारी मर्जी पर डिपेंड करता, कुछ भी हो सकता है भाई, जो दिया होगा वही लेना। लेकिन इस केस में x के साथ वेरिएशन दिया और इस पॉइंट को x इक्वल टू 0 और इस पॉइंट को x इक्वल टू L बोला, मतलब ये पूरी लेयर x इक्वल टू L है और ये पूरी लेयर x इक्वल टू 0 है। तो 0 से L जाते हुए चेंज हुआ है। तो हम जब स्मॉल थिकनेस बनाते हैं तो कहां बनाते हैं? x पे दिया है, अब x ऊपर चलने से आ रहा है तो हम ऊपर जाएंगे और फिर एक हॉरिजॉन्टल स्लैब कंसीडर करेंगे। तो x लिया और x के ऊपर dx लिया, बहुत ही पतला थिकनेस है, ये dx बना। अब अगर इसको बाहर निकालोगे तो ये ऐसा हॉरिजॉन्टल लेयर की तरह बाहर आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेयर की तरह। अगर एक प्लेट का पोटेंशियल V1 हो और दूसरे का V2 हो, तो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 माइनस V2, तो इस लेयर का पोटेंशियल डिफरेंस भी V1 माइनस V2 ही होगा। और इसके ऊपर कोई भी लेयर बना दे, वो भी प्लेट्स के बीच में है, तो उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 होगा। अब मुझे बताओ ये सारे पतले पतले लेयर्स जो प्लेट के परपेंडिकुलर है वो सीरीज है कि पैरेलल? पैरेलल। पैरेलल में अगर एक पतला स्लैब हमें पता चल गया, उसका हम डीसी निकाल देंगे, फिर डीसी से सी बनाने के लिए मुझे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना चाहिए कि रेसिप्रोकल करके? सर डायरेक्ट इंटीग्रेशन। बताओ डीसी का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। लेकिन अब इसमें डी की जगह क्या लिखना चाहिए? बोलो। एल। नहीं, प्लेट के बीच का थिकनेस तो डी ही होता है, इसमें डी ही दिया है। आप देखो जरा ध्यान से, ये जो पतला स्लैब दिया है, ये जो पतला स्लैब दिया है उसका एक प्लेट यहां है और दूसरा प्लेट यहां।
क्या इसका डाइलेक्ट्रिक मतलब इसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं? आप कहेंगे भाई इसका एरिया तो प्लेट के एरिया जैसा लग नहीं रहा। पिछली बार हम लोग बीच में लेयर बनाते थे तो ये डी डिवाइड हो जाता था। अब की ऐसा लेयर बनाया तो डी डिवाइड नहीं हो रहा, डी तो डी ही है, देखो ए डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका ए बता सकते हो कितना है? ये हमने x पे जाके dx बनाया है और ये वाला डायमेंशन b है। dx into b. तो b dx एरिया की जगह लिख दिया और d की जगह d ही लिख दिया। आपको एक पहचान और मिलेगी, पिछली बार जब आप लिख रहे थे तो नीचे dx हो गया था, ऊपर a ही था। तो जब नीचे dx हो गया तो ये इंटीग्रेशन सीधा हो भी नहीं सकता था, क्योंकि इंटीग्रेशन वाले ये जो वेरिएशन यानी डिफरेंशियल पॉइंट होते एलिमेंट होते हैं ये हमेशा ऊपर होते हैं। जैसे sin x dx होता है, 1/x² dx होता है, ऊपर ही रहते हैं dx हमेशा। इसमें dx वाला टर्म इज ऑलरेडी ऊपर, तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने से रिजल्ट बनेगा या रेसिप्रोकल करें। अभी रेसिप्रोकल करोगे तो dx नीचे चला जाएगा, तो विल नॉट मेक एनी सेंस। तो अभी इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, हम 0 to L इंटीग्रेट करें। तो ये वाला पूरा टर्म यहां लिख देना है, सर एप्सिलॉन। ये रिपीट कर दीजिए ना वो dx को न्यूमरेटर में रखने वाला बात। एरिया कितना है यार? ये फॉर्मूला कैपेसिटेंस का होता है, लेकिन ये Yes. पतला लेयर बाहर निकालेंगे तो यहां पे एक टर्मिनल है और वहां एक टर्मिनल है, तो प्लेट का एरिया क्या हो जाएगा? ये डायमेंशन b है और ये थिकनेस dx है, तो b तो एरिया तो वही लिख देना एरिया की जगह एप्सिलॉन के a/d। ओके सर। इसको इंटीग्रेट कर पाओगे क्या? इंटीग्रेशन लिमिट पहचान लोगे क्या? जो आएगा आंसर सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या होगा वो मैं नहीं सिखाने आ रहा हूं। इंटीग्रेशन में लिमिट्स क्या लेंगे वो भी आप चेक करो। मेरा काम केवल ये बताना है कि वेरिएशन देख के आप एलिमेंट सेलेक्ट करो, बस उतना ही है फिजिक्स के। एलिमेंट कैसे सेलेक्ट करना है और फिर सीरीज है कि पैरेलल है। तो जब वेरिएशन नीचे से ऊपर ऐसे बदल रहा है तो हम नीचे से ऊपर जाते हुए रास्ते में dx कट कर लेंगे। वो पतले में या तो एरिया डिवाइड हो जाएगा या फिर विड्थ डिवाइड हो जाएगा। इस सवाल में एरिया डिवाइड हो रहा है तो एरिया की जगह dA लिख के सॉल्व कर दिया। इसकी जगह साइन, एक्सपोनेंशियल, कुछ भी और फंक्शन होता है जो दिया है उसको इंटीग्रेट करो भाई, उसमें क्या है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा, आप जरा रिपीट करना। रिपीट फॉर k इज इक्वल टू k नॉट साइन पाई x बाई एल और x का वैल्यू 0 to L। ये लिख लो, k इज इक्वल टू k नॉट साइन पाई x बाई एल। इसी सवाल में L ये वाला लेंथ, ये लेयर x इक्वल टू 0, ऊपर वाला लेयर x इक्वल टू L, इसमें पाई x बाई एल यानी नीचे से ऊपर में वेरिएशन है साइन का। साइन में भी देखो 0 से पाई टाइप का वेरिएशन दिख रहा होगा आपको। x का वैल्यू 0 डालोगे तो साइन 0 बनेगा और L डालोगे तो साइन पाई बनेगा, 0 से पाई। ठीक है, इसको लिख लो, इसको भी ट्राई कर लेना एक बार।
सर यहाँ पे भी K1 से K2 मतलब हॉरिजॉन्टली चेंज होगा ना, नीचे से ऊपर। हाँ, हॉरिजॉन्टली मतलब नीचे, हाँ नीचे वाला लेयर हॉरिजॉन्टली K1 है, सबसे ऊपर वाला लेयर K2 है। एक वेरिएशन और देख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर जेई एडवांस का सवाल था, फिर लास्ट टू लास्ट ईयर ये मेंस में भी आया, तो ये अब ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आ चुका है, लेकिन फिर भी हमको कर लेना चाहिए क्योंकि लास्ट टू लास्ट मेंस में आया, तब भी वही लोग कर पाए इसको जिसको इसका आंसर ऑलरेडी पता है। ये डायगोनली टेढ़ा स्लैब्स भर रहे हैं कैपेसिटेंस में, देखो कैपेसिटर ये 2 स्लैब भर दिए और दोनों का डायमेंशन बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों के कांस्टेंट्स अलग अलग हैं। तो मैंने बोला कि ये एक स्लैब है जिसका कांस्टेंट K1 है, ये एक स्लैब है जिसका कांस्टेंट K2 है। आप भी लिख लीजिए, कांस्टेंट K1 और K2 कांस्टेंट है, उसमें वेरिएशन नहीं है, लेकिन इसके साइज में वेरिएशन है। यहां पे नीचे ये डाइलेक्ट्रिक बड़ा है, ये अलग बड़ा है। अगर ये पूरा एक जैसे होते तो हम या तो सीरीज बना लेते या पैरेलल बना लेते, अभी मामला गड़बड़ है, इस पे नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए वैसे तो 2 वेरिएशन हमारे पास हो सकते हैं, और दिमाग लगाना क्या कह रहा हूं। आप ये प्लेट को x इक्वल टू 0 और इस प्लेट को x इक्वल टू d मान के इधर x पे जाके एक वर्टिकली लंबा dx का एलिमेंट बना सकते हो, जिसका थोड़ा पार्ट K1 में होगा और थोड़ा K2 में होगा। ये दोनों को ऐसे बना सकते हो dx का, फिर ये दोनों मिलके या तो सीरीज में आ जाएंगे या पैरेलल में आ जाएंगे, फिर एक पतले लेयर का दोनों का मिला के कैपेसिटेंस बना दूंगा, और ऐसे ऐसे पतले लेयर सब प्लेट के पैरेलल होंगे। आपको पता है कि एक पतला लेयर अगर पूरा यहां से यहां तक हमें पता चल जाए, फिर उसके बगल में एक और पतला लेयर हो, उसके बगल में एक और थिन लेयर हो, तो ये सारे थिन लेयर अगर प्लेट के पैरेलल चलते हैं तो ये सब सीरीज में होते हैं। करेक्ट, समझ गए क्या। अगर हम यहां पे एक थिन लेयर बनाएं, पहले एक थिन लेयर इमेजिन करेंगे, अगर एक थिन लेयर बनाएं और वो दोनों ऐड होके बाद में, मतलब जैसे यहां पे K1 का अलग थिन लेयर होगा, K2 का अलग होगा, तो वो दोनों किस कॉम्बिनेशन में हमें लेने चाहिए कि एक बार ऐड हो गए दोनों फिर ये सीरीज बनेगा। तो आप ऐसा इमेजिन करो कि भाई 2 कैपेसिटर के बीच में अगर ऐसे 2 स्लैब हो, ऐसे 2 स्लैब्स हो, तो ये दोनों स्लैब्स को हम किस में ले सकते हैं, सीरीज में या पैरेलल में। पैरेलल में। पैरेलल में, लेकिन पैरेलल के लिए शर्त ये होनी चाहिए कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब ऊपर का मटेरियल अलग है और नीचे का अलग है और थिकनेस सेम है, तो हम ये डेफिनेटली नहीं बोल पाएंगे कि ये पैरेलल में बनेंगे कि नहीं। आप समझना ध्यान से, अगर ऊपर का मटेरियल अलग स्लैब अलग मीडियम का है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो सकता है, और नीचे में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो सकता है। अगर ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है तो, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट K1 है, यहाँ K1 है या K2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बनता है E डॉट dr से। dr दोनों का सेम है, थिकनेस दोनों की सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में अलग हो सकती है। तो क्या हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा। आप समझो, यही प्रॉब्लम है कि हम ऐसे स्लैब कट नहीं करेंगे इस सवाल में, प्लेट के पैरेलल पतला लेयर नहीं बनाने वाले। तो हमारे पास 2 डिसीजन मेकिंग का जब झंझट आ गया कि भाई हम तो नीचे से ऊपर जाके भी पतला लेयर बना सकते हैं और प्लेट से प्लेट के बीच में भी पतला लेयर बना सकते हैं, लेकिन प्लेट्स के बीच में थिन लेयर बनाया तो उसका एक हिस्सा नीचे के मीडियम में होगा और सिमिलर थिकनेस ऊपर के मीडियम में। क्योंकि दोनों मीडियम अलग है तो दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड K1 और K1 में K1 के हिसाब से चले, K2 में K2 के हिसाब से, तो अलग हो सकता है। अगर अलग हो गया एक सवाल पूछा, लेकिन हम जब पहले पैरेलल कर रहे थे, ये वाला,
ये वाला, कि भाई पहले तो हमने ऐसा लेयर बनाया था, पहले जो लेयर बनाया था उसमें वेरिएशन ऐसे एक्स के हिसाब से हो रहा था। तो मतलब कि अगर ये पूरा पतला थिन हमने लिया तो यहां से आगे गए तो भी डिस्टेंस एक्स है, इस पॉइंट से आगे भी डिस्टेंस एक्स है, इस पॉइंट से आगे भी डिस्टेंस एक्स है, और के का वैल्यू एक्स के साथ बदल रहा है ये ऐसे। तो मतलब इस पूरे लेयर पे इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो सब जगह सेम है कि हर जगह अलग आ रहा है? इस पूरे लेयर पे सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? भाई बोले कि पहले तो हमने ऐसे एक साथ ले लिया था, तो पहले क्यों कर लिया? अरे एक लेयर ही बनाया मैंने, एक पतला, ये पतला लेयर का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये पतले लेयर का एक कैपेसिटेंस है। अभी ऐसा मैं कह रहा हूं, अभी ऐसा बनाओगे तो यहां से ये ऐसे करके ट्राइंगल डायगोनल चल रहा है, ऊपर का मीडियम अलग है, नीचे का मीडियम अलग है, तो ऊपर नीचे सेम थिन पतला लेयर कट होगा तो नीचे के मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो सकता है, ऊपर का अलग हो सकता है, ऊपर के नीचे के थिकनेस पे वोल्टेज अलग हो सकता है। अभी ये पूरा एक ही है तो एक कैपेसिटर की तरह, लेकिन अभी जो इसमें दो कैपेसिटर बना दूं तो क्या ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये दोनों का वोल्टेज सेम है? नहीं कह सकते। फिर से देख लो, पिछले बार में जब हम पिछला एग्जाम्पल 2 कर रहे हैं तो मैं कभी भी दो चीजें नहीं कर रहा हूं। दो चीजें का मतलब, मैं जब भी लेयर कट कर रहा हूं तो वो एक लेयर है और उस पूरे लेयर पे कांस्टेंट के का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। जैसे ये लेयर अगर x डिस्टेंस ऊपर बनाया तो हर पॉइंट का इसका डिस्टेंस ऊपर की तरफ x है। तो अगर ये हाँ, मैं बोल रही थी सबसे पहले जब हम लोग कर रहे थे केसेस पैरेलल और सीरीज, हम लोग अलग अलग स्लैब ले रहे थे, फिर हमने मतलब डायलेक्ट्रिक कनेक्टेड वाला हम लोग कर रहे थे, तब हमने 3 स्लैब लिए थे K1 K2 K3, तब भी तो K अलग था, तब हमने कैसे सोच लिया कि V सेम होगा? हाँ लेकिन आप उनमें एग्जाम्पल, मैं समझ रहा था ये सवाल आएगा। ऐसे सवाल था कि मान लीजिए ये ऐसे है, यहां पे K है, ये K2 है, ये K3 है, तो हमने उसमें क्या सोचा कि अगर हम, जैसे ये दोनों तो पहले सीरीज होंगे और बाद में इसके साथ पैरेलल होगा, क्योंकि इस प्लेट से इस प्लेट जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस V मिलेगा, और इस प्लेट से इस प्लेट नीचे से भी जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस V मिलेगा, क्योंकि प्लेट्स का पोटेंशियल फिक्स होता है। तो वैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है ऊपर से, लेकिन ये इतना थिकनेस पे चलो तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 मिलेगा, फिर आगे चलोगे तो V2 मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये दोनों मिला के हम V डिस्टेंस ही चल रहे हैं, मतलब जो डिस्टेंस चल रहे हैं वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक पहुंचा रहा है, और बैटरी हमने प्लेट के बीच में लगाई है, तो बैटरी अगर V वोल्ट दे रही है तो प्लेट से प्लेट जाने पर ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल जाता। जैसे हमने ऐसे किया कि पहले थोड़ी जगह पर K भरा हुआ है, फिर यानी यहाँ K1 है, यहाँ K2 है, ये K3 है, तो यहां पे हर जगह मीडियम देखो एक प्लेट से घुसने पर एक ही दिख रहा है, तो यहां पे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट सेम है। प्लेट से K1 में घुसने पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम दिख रहा है, मतलब एक जैसा ही मीडियम दिख रहा है, तो फिर इस थिकनेस पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, ऐसा बोल सकते हैं। हालांकि ये बहुत पुअर एक्सप्लेनेशन है, इसमें मामला फंसता है, लेकिन ये वाला गेम तो क्लियर है, ये वाला सवाल तो क्लियर होगा आपको, नहीं? जैसे सवाल ये पूछा कि अगर हम पहले अलग अलग स्लैब तो पहले भी बनाते थे, तो मैंने ऐसे स्लैब बनाया, ये K1 लिख दिया है, K2 लिख दिया है, K3 लिख दिया, तो सीरीज लेना तो अलाउड है ही, K2 K3 अलग हो, लेकिन पैरेलल लेना अलाउड नहीं। मतलब यहां पे अगर मैं एक लाइन और बना दूं, यहां K1 लिख दूं, यहां K1 लिख दूं, तो K1 और K2 पैरेलल होंगे ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि K1 और K2 है और K1 और K3 है, तो ऊपर वाले K1 का और नीचे वाले K2 K3 का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे, ये कहना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें पहले क्या लेना चाहिए? जैसे K1 और K1 किस में है? सीरीज में। K2 और K3 किस में है?
सीरीज में, बाद में पैरेलल है। बाद में पैरेलल क्यों बना दी? क्योंकि बाद में दोनों प्लेट्स के बीच का, जैसे ये दोनों के बीच, प्लेट के बीच में ही रखे, ये दोनों भी प्लेट के बीच में रखे, और प्लेट के बीच का ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू आउट सेम होता है। मैं जो बोल रहा हूं समझ पा रहे हैं? यस सर। है ना? जैसे अगर हमको बोले कि सर इसमें ऐसे नहीं कर सकते क्या कि पहले पैरेलल और फिर सीरीज ऐड कर दो, मैं यही सिखा रहा हूं कि पहले पैरेलल और फिर सीरीज ऐड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये K1 K2 के साथ पैरेलल हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, हमें पता नहीं, लेकिन K1 K2 के साथ पैरेलल हो ये जरूरी क्यों नहीं है? क्योंकि K1 के मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो सकता है, K2 में अलग हो सकता है, तो ऊपर से जाएंगे नीचे से जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा, थिकनेस सेम है। तो सीरीज की बात, पैरेलल। सर क्लास कितने बजे तक है? बस खत्म ही कर रहे हैं, बस 2-4 मिनट और है ना, क्योंकि इसको कर ही लेते हैं, इस वाले एग्जाम्पल को फटाफट कर ले रहे। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, इसमें आपको हमेशा कैसा स्लैब बनाना वो ध्यान देना। यहां पर भी x इक्वल टू डी नहीं ले रहे, इधर x इक्वल टू एल ले रहे। ये लेयर x इक्वल टू एल की हो गई, ये लेयर x इक्वल टू 0 की हो गई। अब इसमें x डिस्टेंस पे जाके एक पतला लेयर बना रहा हूं dx थिकनेस का, और ये जो dx है ये एक प्लेट से दूसरे प्लेट को टच करता हुआ है। अब बताइए क्या इसमें आपको दो कैपेसिटेंस दिख रहे हैं? यस सर। एक कैपेसिटर रेड वाला है, दूसरा कैपेसिटर येलो वाले में है। इस येलो वाले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और रेड वाले के जगह पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। अब मैं डायमेंशंस लिख रहा हूं, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल रेड वाला देखो तो इसमें ये वाला जो K2 मैंने जहां लिखा है वहां का थिकनेस मैं सिमिलर ट्राइंगल से बना रहा हूं। ये वाला थिकनेस सिमिलर ट्राइंगल से, ये पूरा L है और ये पूरा D है। ये डिस्टेंस D होता है प्लेट्स के बीच में, और ये पूरा डिस्टेंस L है। ये पूरा डिस्टेंस L है और ये D है। तो एक सिमिलर ट्राइंगल जैसा सिचुएशन आपको दिखेगा, जिससे आपको ये जो रेड वाला पतला लेयर है और इधर येलो वाला पतला लेयर है। तो मैं इसका थिकनेस निकाल रहा हूं और इसका थिकनेस अलग निकाल रहा हूं। लेकिन एक राइट एंगल ट्राइंगल को अगर ऐसे देखेंगे तो हम लिखेंगे ये D है, ये L है, इसको मैंने Y मान लिया और इसको मैंने X ले लिया। तो सिमिलर ट्राइंगल से ऐसे लिख सकते हैं क्या कि D बाई L इक्वल टू Y बाई X। बोलो, ये D है, ये L है, ये Y है, ये X है। Yes. नहीं दिख रहा? यस सर, लिख सकते हैं। तो क्या Y का वैल्यू X इंटू D बाई L लिख सकते हैं? भाई थोड़ा ध्यान देना इसको ना, मतलब x इंटू डी ही लिखना, वरना अगर d इंटू एक्स लिखोगे तो dx से कंफ्यूज हो जाओगे। x इंटू डी बाई एल लिखा है, यहां देखो, x इंटू डी बाई एल दिखा क्या? हाँ, ऐसे ही मैं इसका लेंथ निकालूंगा। ये पूरा डिस्टेंस d है और ये x इंटू डी बाई एल है। तो अरे ये गलत लिख दिया। तो ये इस साइड का थिकनेस हो जाएगा d माइनस एक्स डी बाई एल। तो अगर हमने प्लेट के बीच में x डिस्टेंस जाके एक पतला लेयर dx का बनाया तो उसमें दो कैपेसिटर छुपे हुए हैं। एक K1 का कैपेसिटर छुपा है और एक K2 का, लेकिन दोनों का मुझे थिकनेस अलग अलग दिख रहा है। एक दिख रहा है एक्स डी बाई एल और दूसरा दिख रहा है d माइनस एक्स डी बाई एल। डी माइनस पूरा यहां से यहां तक डिस्टेंस d है और ये एक्स डी बाई एल है, तो ये हो गया d माइनस एक्स डी बाई एल। अच्छा,
अगर ऐसे प्लेट के बीच में जाके ऐसा पतला लेयर बनाते थे तो उस लेयर का जो एरिया होता था वो बी dx हो जाता था। ये किसी को याद है? तो ये जो थिन लेयर आया है इसका एरिया dA इज इक्वल टू बी dx है। अब फटाफट कर रहे हैं, तो मैं अगर dc1 कैलकुलेट करूं, बहुत ध्यान से देखते जाना, एप्सिलॉन नॉट k1, ये k1 वाला लिए, k1 a अपॉन d माइनस एक्स डी बाई एल, dc2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट k2 b dx अपॉन d की जगह एक्स डी बाई एल। अब मुझे बताओ ये दोनों पतले पतले कैपेसिटर्स सीरीज में है कि पैरेलल में? बोलो भाई। सीरीज। हाँ, क्योंकि दो प्लेट के बीच में अगर ऐसे दो लेयर हम बना देते थे प्लेट्स के बीच में, तो ये दोनों लेयर सीरीज में, एक K1 का लेयर एक K2 का लेयर है, पतले पतले हैं, तो एक C1 एक C2 हो गया। अगर हम इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस बनाना चाहें तो उसको DC बोलूंगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला समझ गए क्या? एक पतले लेयर का बनाया, दूसरे पतले लेयर का बनाया और यहां लिख दिया DC1 एंड DC2 आर इन सीरीज। अब मुझे बताओ, मान लीजिए हमने इसके वैल्यू, इन दोनों के वैल्यू यहां रख दिए और टोटल DC1 प्लस DC2 मतलब इनका मिला के एक फुल पतले लेयर का कैपेसिटेंस आ गया। इस पूरा का मिला के यहां से यहां तक पूरा एक आ गया। दो थे, दोनों को ऐड कर दिए सीरीज में, पूरा एक आ गया। ऐसे पतले पतले सारे लेयर्स नीचे से ऊपर तक हजारों बनाए जा सकते हैं, बट सारे लेयर इस प्लेट से स्टार्ट होके उस प्लेट तक खत्म होंगे। तो ये फुल एक लेयर का दूसरे लेयर के साथ कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा? पैरेलल। क्या इंडिविजुअल अलग अलग लेयर बनाए तो वो क्या पैरेलल में ऐड कर सकते हैं? जैसे यहां पे एक K1 का छोटा, K1 का छोटा, K1 का छोटा, K1 का छोटा, K1 का, तो अलग अलग K1 के ही आपस में पैरेलल जोड़ सकते थे क्या? नहीं, क्योंकि यहां K1 में वोल्टेज अलग होगा, यहां अलग होगा, यहां अलग होगा, सब जगह थिकनेस अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। क्या K2 का अलग से पैरेलल ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन K1 और K2 को पहले पतले लेयर पे अगर सीरीज ले ले और फिर एक सिंगल आंसर जो आएगा वो सिंगल आंसर प्लेट से प्लेट चलेगा, और प्लेट से प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है, क्योंकि जब बैटरी लगाते तो पूरा प्लेट V1 का और ये पूरा प्लेट V2 का होता है। इसके अलग अलग पॉइंट का वोल्टेज सेम रहता है। तो V2 है, ये V1। तो फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट यू क्रॉस अ थिन, कंप्लीट थिन लेयर, यू गेट अ फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पूरा बाद में है, तो हम बोलेंगे कि फिर ऑल DC जो बनेगा, एक DC है पूरा दोनों मिला के, तो दोनों मिला के DC बना गया। तो ऑल DCs आर इन पैरेलल। अब आप मुझे बताओ कि पैरेलल में ऐड कैसे करते हैं? डायरेक्ट। अब डायरेक्ट मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा आंसर C इफेक्टिव का आ जाएगा। लेकिन मुझे इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक रखनी है, उसके लिए आप यही चेक करो कि हमने x कहां पे लिया है। तो अगर x ऐसे जाके लिया वर्टिकल में, तो वर्टिकल डायमेंशन कहां से कहां तक चेंज हो रहे हैं? 0 to L। तो 0 to L लिमिट रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये सवाल, और हमने ये वही dx लिया है, x पे जाके इसको xd नहीं लेते, ये गलत लिख दिया मैंने। पतला लेयर dx थिकनेस xd बाई एल, ये भी गलत लिख दिया। d माइनस एक्स डी बाई एल,
और यहां पर भी यही है, ये भी यही है। d माइनस एक्सटी बाय। तो ये दो अलग अलग हो गए, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, एक K2 है, और ये अलग अलग दोनों को इमेजिन कर लो कि भाई ये बी डी एक्स का एरिया हो गया, इसका भी यहां पे बी डी एक्स का एरिया हो गया, और नीचे से x डिस्टेंस पे जाके मिला है तो थिकनेस dx चल रहा है, ये वाला विड्थ b चल रहा है। तो दोनों को रेक्टेंगुलर अलग अलग स्लैब मान के एक स्लैब का निकाल मतलब दोनों को DC1 DC2 कैलकुलेट करो, फिर एक लेयर पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए मैंने होमवर्क छोड़ दिया क्या कि पिछले स्लाइड में देखोगे तो DC1 का वैल्यू भी मैंने आपको बता दिया, DC2 का वैल्यू भी बता दिया, फिर इनको सीरीज में लेने का आपको फॉर्मूला भी पता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। उससे जो बनेगा उसको हम DC बोलेंगे, और सारे DC को पैरेलल लेने C इफेक्टिव लिखने के लिए इंटीग्रेशन DC कर देंगे। थोड़ा लॉजिक ये समझ लेना कि ऐसे हॉरिजॉन्टल ब्रेक करने पर आपको सीरीज लेना अलाउड है, लेकिन वर्टिकल ब्रेक पहले करते तो ऊपर नीचे का मीडियम रैंडमली अलग है तो पैरेलल लेना अलाउड नहीं है ना। अगर एक जैसा मीडियम चल रहा होता ऊपर हर जगह से ऐसे ऐसे तो हम हो सकता है ले भी सकते थे। खेल थोड़ा समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार। नमस्कार। ये 2-3 वेरिएशन के सवाल को कर लेना इसको आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्लास में बताना सॉल्व हुआ कि नहीं। हाँ जी सर आंसर याद है क्या, बता दीजिए। ln में आएगा, ln K2 बाई K1 आएगा डिवीजन में। आ रहा है क्या? ठीक है सर, देख लूंगा सर, DC निकल गया था तो देखूंगा। हाँ DC में देखो नीचे 1 बाई K2 माइनस K1 ऐसे ही चल रहा होगा, मतलब लीनियर फंक्शन 1 अपॉन mx प्लस c जैसे नीचे चल रहा होगा, जैसे आप शुरुआत वाला फर्स्ट सवाल किया था ऑलमोस्ट वैसे ही आंसर आता है, लेकिन ln इसमें ऊपर ही आएगा शायद, है ना। कर लेना एक बार, ln आएगा, ln K2 बाई K1 आएगा।